Hello 10th, this is Gaurav sir from Lakshya classes. 10th, today we are going to start a very important chapter of class 10th maths. But before moving on to the chapter, let me give you a short brief about the syllabus of class 10th. There are total 13 chapters in your textbook, which is NCERT. These chapters cover a variety of concepts like algebra, number system, trigonometry, mensuration and so on. जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे वो अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके आगे के चैप्टर्स का बेस बनाएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। वो इंपॉर्टेंट बातें क्या है, आपको जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो आपको एम करना है कि आपको उस चैप्टर में स्कोर करना है 100 में से 100, क्योंकि आप चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो वो चैप्टर आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा और आपके आगे फर्दर एडवांस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक का, जिसमें आप कंसेप्ट पढ़ोगे, आगे कौन से पॉलिनोमियल्स आएंगे उनके बारे में पढ़ोगे और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी समझोगे। आपके सामने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? आप वीडियो पॉज करके अपने आप को इसका आंसर दो, पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होती है जो आपके कोएफिशिएंट, कांस्टेंट और आपके ऑपरेशंस को मिला के बनी हुई होती है। जैसे आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आपने नोटिस करा कि x स्क्वायर जो वेरिएबल है उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उसके आगे आप कुछ नहीं देख रहे हो तो आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपका बन जाएगा 1। व्हाट इज कोएफिशिएंट? यानी आपके वेरिएबल के साथ लगने वाला नंबर। आपने देखा x अगेन एक वेरिएबल है और इसके साथ आगे लग रहा है, इसके आगे लग रहा है 2, तो मैं बोलूंगा नहीं, इसके आगे 2 नहीं लग रहा, इसके आगे लग रहा है -2। आपको उसके साथ लगने वाले ऑपरेशन यानी उसके साइन का भी ध्यान रखना है, क्या वो प्लस का है या माइनस का। अच्छा, लास्ट जो नंबर है वो है -8। क्या इसके आसपास कोई वेरिएबल है? क्वेश्चन उल्टा हो गया। देखो, अभी मैं आपसे वेरिएबल के साथ लगने वाले नंबर पूछ रहा था, अब इस यहां पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आता उसे आप बोलते हो कांस्टेंट। तो आपका जो कांस्टेंट है इस केस में वो हो जाएगा -8। क्लियर है? यानी आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपके वेरिएबल्स होते हैं आपके अल्फाबेट्स, विच इज x, y, z, a, b, c या s, t, जो भी आपकी इक्वेशन में यूज आ रहे हैं। ठीक है, उनके साथ लगने वाले नंबर्स आपके कोएफिशिएंट हो जाएंगे और ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट, कोई भी वेरिएबल नहीं लग रहा उसे आप बोलते हो कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें पॉलिनोमियल तो समझ आ गया क्या होता है। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं? तो देखो, पॉलिनोमियल्स को बेसिकली हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। मेजर 3 कैटेगरी के बारे में आपको पढ़ना है। पहली कैटेगरी है पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपने अपनी 6th, 7th, 8th या 9th क्लास में भी ये कैटेगरी पढ़ी होगी, तो इसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है ताकि हम पॉलिनोमियल्स के बारे में ताकि पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओ। बेसिकली सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है टर्म्स के हिसाब से वो आता है मोनोमियल। नाउ व्हाट इज मोनोमियल? मोनो वर्ड का मतलब होता है अकेला, सिंगल। मींस ऐसा पॉलिनोमियल जो अकेला है, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे एग्जैक्टली एक टर्म की। जब भी आप एक टर्म की बात करोगे तो आप उसमें बात करोगे मोनोमियल की। ठीक है बात? मोनोमियल का एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चलो मैं एग्जाम्पल देता हूं, फिर आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में लिखना। पहला एग्जाम्पल होगा x, बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल है। चलो एक और एग्जाम्पल x स्क्वायर, ये भी सिंगल ही है। चलो एक और एग्जाम्पल xy, ये मोनोमियल है क्या? आप बोल रहे नहीं है तो आपने 2 टर्म लिख दी, तो 2 टर्म लिख दी, स्टिल इट इज अ मोनोमियल बिकॉज ये टर्म नहीं है, ये आपका एक सिंगल टर्म ही मानी जाएगी जब तक ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने अगर लिखा x, y, z तो अगेन ये भी मोनोमियल है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं x प्लस y
तो वो आपका मोनोमियल नहीं है, वो आपका बन जाता है बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब अब तुम्हें यहीं से समझ आ गया होगा कि बायनोमियल में हमारी कितनी टर्म्स आ जाएगी, 2 टर्म्स। तो एग्जैक्टली 2 टर्म्स इज बायनोमियल। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? 2 टर्म्स बायनोमियल, तो मैंने लिखा 2x + 3y बायनोमियल है क्या? चलो, मैंने लिखा 2xyz 3yzx बायनोमियल है क्या? हाँ, ये टर्म मोनोमियल है क्योंकि तीनों चारों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। तो अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसको 4 अलग अलग टर्म की जैसे नहीं देखोगे, आप उसको एक सिंगल टर्म की जैसे देखोगे। अच्छा, मैंने लिख दिया y डिवाइडेड बाय 2, आप इसको ऐसे बोलते हो ये 2 टर्म है? नहीं, आप बोलोगे ये तो एक ही टर्म है, तो इनको आप अलग अलग टर्म नाम नहीं दोगे। ठीक है बात? तो फिर आप ट्राई का भी मतलब समझते हो यार, स्मार्ट लोग हो। ट्राइनोमियल का मतलब होता है एग्जैक्टली 3 टर्म्स। 3 टर्म्स। अब एग्जाम्पल आप खुद से दे दो। अच्छा, सबसे बेसिक एग्जाम्पल तो इसका क्या हो सकता है? x + y + z। तो x + y + z इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो आप दे सकते हो, और आप फर्दर एग्जाम्पल देना चाहो तो दे सकते हो। आप खुद वीडियो को पॉज करके तीनों के मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल्स लिखो। कई बार शायद 9th क्लास में पढ़ा था आपने, एक्सरसाइज 2.1 में एक क्वेश्चन था, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल, जिसमें आपको डिग्री बतानी थी उसकी, जिसमें डिग्री से आपको एग्जाम्पल देना था, जिसकी डिग्री क्या होती है। अभी डिग्री क्या होती है अगर आप भूल गए तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटा आपको बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल के बारे में समझ आना चाहिए। नाउ पॉलिनोमियल ये वो वाला नहीं है, पॉली का मतलब होता है 4, या फिर मैं बोलूं मोर देन 3। तो मोर देन 3 टर्म्स इज पॉलिनोमियल। मोनो का मतलब सिंगल, बाय का मतलब 2 टर्म्स, ट्राई का मतलब 3 टर्म्स, और पॉली का मतलब मोर देन 3, 4 नहीं, 4 पे नहीं, उससे ज्यादा भी आपकी पॉलिनोमियल ही बोली जाएगी। बाकी वैसे तो सारी कैटेगरी पॉलिनोमियल है, बट अभी फिलहाल के लिए इस टर्म की कैटेगरी के हिसाब से मोर देन 3 टर्म्स इज अ पॉलिनोमियल फॉर अस। कौन सा पॉलिनोमियल है? इसके अलावा कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि नाम कितने भी बढ़ सकते हैं आगे जाके। ठीक है, तो आपने इसका एक एग्जाम्पल दे दिया, x + y - z + 4, 4 टर्म्स। ठीक है, ये एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आता है पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, व्हिच इज पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, दिस इज नॉट टर्म, यहां पे आएगा वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। अच्छा, अभी मैंने आपको वेरिएबल बताया था, क्या होता है वेरिएबल्स? वेरिएबल्स होते हैं आपके अल्फाबेट। अल्फाबेट बोले तो ABC जो इक्वेशन में लग रहे हैं, x, y, z, ये सारे आपके क्या होते हैं? वेरिएबल्स। क्लियर है बात? तो आपको पता है तो बहुत इजी है ना इसका, 1 वेरिएबल, यानी आपने कोई भी एक इक्वेशन लिखी, देखो मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करा है x, इसके ऐसा नहीं हुआ मैंने इसमें x भी y भी लगा दिया। तो अगर आपको 2 लगाने हैं x और y, तो आपका ये बन गया 2 वेरिएबल। आपको मोर देन 3, क्योंकि नाम तो यार चलता ही जाएगा, मोर देन 3 हो सकता है, तो वेरिएबल के हिसाब से पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, इजी था, इस पे ज्यादा अपन टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये एक बार में समझ आ जाएगा। क्लियर है बात? वापस से, एक वेरिएबल मतलब आपने सिर्फ इक्वेशन में एक वेरिएबल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x³ x एंड 4 ले लेते हैं, 4 आगे लगा दो, या फिर आप इस पे √x भी रख सकते हो। ठीक है, यह आपकी एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी, डबल वेरिएबल और 3 वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो अब हम पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। डिग्री कौन सी होती है? डिग्री एंगल वाली डिग्री की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, और डिग्री का मतलब होता है, यहां पे अगेन टर्म्स नहीं आएगा, यहां पे डिग्री आएगा। ये क्लासिफिकेशन क्या है? पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है, याद रखना इस बात को, हाईएस्ट पावर
ऑफ वेरिएबल। डिग्री वर्ड का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की वो डिग्री कहलाती है। उसके अलावा एक वर्ड और जिसका मतलब हमें समझना है वो है जीरोज। इसको और भी एक नाम दिया जाता है फैक्टर्स, और भी एक नाम दिया जाता है, या ये इक्वेशन के होते हैं रूट्स। अब ये होते क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने यहां पे एक इक्वेशन लिखी x + 1 = 0। इस इक्वेशन के जीरोस बताओ, या फैक्टर बताओ, या रूट बताओ। तो आपके सामने जो भी इक्वेशन लिखी हुई है, आपने बोला मैं पुट करूंगा x की जगह -1। -1 जैसे ही आपने x की जगह डाला तो +1 और -1 सॉल्व करो। 1 - 1 कितना आंसर आया? 0। अच्छा, तो अब जीरोस क्या होते हैं? ऐसी वैल्यू जो आपने अपनी इक्वेशन में पुट करी, जिसके कारण आपकी पूरी इक्वेशन का आंसर क्या आ जाए? 0, उसे बोला जाता है जीरोस। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वही आपके फैक्टर और वही आपके इक्वेशन के रूट होते हैं। वापस अगर मैं यहां पे कुछ और नंबर लिखता, मान लेते हैं, सपोज करते हैं मैं यहां 2 लिख देता, तो क्या आपका आंसर 1 आ पाता क्या? 0 आ पाता क्या? 0 नहीं आ पाता ना। तो 2 लिखने से 0 नहीं आया x की जगह, क्या लिखने से 0 आया? -1। तो -1 जो वैल्यू है वो इक्वेशन का 0 हो गया। क्लियर है? जिससे मेरा आंसर 0 आ जाए उस वैल्यू को अपन जीरोस बोलते हैं। ठीक है, चलो एक बात मेरी याद रखना, आप एक इक्वेशन में जितनी डिग्री होती है ना, उसके उतने ही जीरोस होते हैं। इसको याद रख लेना, आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेरी बात सुननी है। एक इक्वेशन में जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। मैं यहां नोट्स बना लेता कि ठीक है, जीरोस या डिग्री इक्वल्स टू 0। नाउ डिग्री इज व्हाट? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे। तो उससे चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप का पॉलिनोमियल क्या है? पहला टाइप का पॉलिनोमियल आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या होगा? 0। उसकी नंबर ऑफ फैक्टर्स जीरोस और रूट्स भी इसका नंबर ऑफ फैक्टर, रूट्स और जीरोस आ रहे हैं नॉट डिफाइंड। वाई? इसका रीजन। अच्छा, एक बार इसकी डिग्री भी देखते हैं। अभी हमने पढ़ा जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उसके उतने ही क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। तो डिग्री कितनी है? नॉट डिफाइंड। तो जीरोस भी कितने हैं? नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। 0 मैंने इक्वेशन लिखी, मैंने कहा 0 की पावर 100 आंसर बोलो, तुमने बोला 0। मैंने 0 की पावर बोला 20 आंसर बोलो, तुमने बोला 0। मैंने बोला 0 की पावर 2, मैंने बोला आंसर बताओ, तुमने फिर बता दिया 0। तो यार सब में ही आंसर 0 आ रहा है। अच्छा, अब चलो मान लो मैंने यहां पे इस पावर को हटा दिया और मैंने अब आपको रैंडमली एक 0 दे दिया और मैंने आपको कहा बताओ ये कौन सी डिग्री से आया है? क्या ये 100 की पावर का 0 है, या 20 की पावर का 0 है, या 10 की, या 2 की? तो आप इस 0 को देख के बता सकते हो कि कौन सी पावर से आया है? नहीं बता सकते ना। तो इसीलिए आपकी हमेशा 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। क्या ये बात समझ आ रही है? हम 0 को देख के उसकी पावर नहीं बता सकते, तो इसीलिए 0 की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। ये आपका जो पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर हो चुका है। 50% पेपर बोर्ड का कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अगर पेपर आएगा तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के पॉलिनोमियल पे आते हैं, विच इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगेन मैंने कहा चलो एक एग्जांपल मैं देता हूं अपनी तरफ से। कांस्टेंट तो हमने समझ लिया, ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी भी लिखने मत लग जाना। 7 की पावर 3, 7 का क्यूब। मैंने क्या बोला? डिग्री का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर लगने वाली पावर। तो इस पे पावर क्या लग रही है अभी? 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3। गलत। मैंने ये भी बोला था डिग्री वर्ड का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल आपके क्या होते हैं?
अल्फाबेट, तो क्या 7 आपका अल्फाबेट है क्या? अल्फाबेट तो होंगे आपके एक्स वाई जेड ए बी सी, उस पे लगने वाली पावर आपकी डिग्री होगी, ना कि किसी कांस्टेंट पे लगने वाली पावर। तो अगर आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया और आपने 3 कर दिया तो आप समझ जाओ आप गलत करके आ गए। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो होगी 0, एंड उस क्योंकि डिग्री 0 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी आएंगे 0, जितनी डिग्री उतने जीरोस। नेक्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है 9th क्लास में, उसमें आप एक चीज नोटिस करना, आपने उस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशन देखी है उस सारी इक्वेशंस में उसकी हाईएस्ट पावर जो आपकी इक्वेशन है उसमें होगी 1। ठीक है, तो उसी से आपका लीनियर पॉलिनोमियल की या लीनियर इक्वेशन की डिग्री पता लगती है। एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसकी पावर क्या है 1, तो इसके आंसर्स भी कितने आएंगे 1। डिग्री 1 है तो आंसर्स भी 1। क्लियर है बात? अब वो निकालते कैसे है वो हमें चैप्टर में सीखना है भाई, तो हम चैप्टर जब करेंगे वो उस टाइम सीखेंगे। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx + c, अच्छा डिग्री 2। क्या इसी फॉर्म में सारी इक्वेशन लिखना जरूरी है क्या? क्या मैंने सर अगर माइनस का x² सिर्फ इतना सा लिख दिया और बोला इसकी डिग्री 2 है तो ये गलत हो जाएगा क्या? क्योंकि मैंने इस फॉर्म में तो लिखी नहीं इक्वेशन, मैंने ऐसे तो लिखा ही नहीं 2x² + 3x + 4, तो ऐसा नहीं है। आप एक इतनी सी चीज लिखोगे ये भी आपकी इक्वेशन ही होती है, या ये भी आपका एक पॉलिनोमियल ही होता है, तो इसकी डिग्री भी आपकी 2 होगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पे 1 भी है पावर, यहाँ पे 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट क्या है 2। क्यूबिक में क्या होता है आपकी पावर चल जाएगी 3, 2 भी है देखो यहाँ पे 1 भी है पावर, बट हाईएस्ट क्या है 3, तो आंसर डिग्री क्या होगी 3, तो आंसर भी कितने आएंगे 3। कितना इजी है। नेक्स्ट आता है बाय क्वाड्रेटिक, तो यार अब तो समझ ही आ गया, पावर 4 आंसर आएंगे, डिग्री होगी 4 तो पावर आंसर आएंगे 4। क्लियर है क्या बात? ठीक है, एक चीज और सुनो, डिग्री जितनी उतने जीरोस, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये इसके टाइप्स होते हैं। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जीरो पॉलिनोमियल आपने समझ लिया कि इसकी तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, तो उसके बारे में कैसे पढ़ोगे? जितना पढ़ना था अभी 0 से समझ लिया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जितना पढ़ना था अभी समझ लिया, समझ लिया कि इसकी डिग्री तो हमें पता लग जाए, डिग्री तो वेरिएबल की होती है, ये तो कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री हमेशा 0 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर पर है ना अपना 3rd, अभी ये हमारा 2nd चैप्टर है एनसीईआरटी का। लीनियर पॉलिनोमियल यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3rd चैप्टर है। 4th चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे, एंड बाय क्वाड्रेटिक आपके आगे आएगा, आगे के कंसेप्ट से, फर्दर कंसेप्ट। तो हर एक पॉलिनोमियल पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैप्टर बना हुआ है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन करो, अपने नोट्स बनाओ, इसको रिवाइज करो, देन हम उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले एक और मेजर कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले आपको नोट्स बनाना जरूरी है। आप इस चैप्टर में मेजरली है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्यादा सॉल्व करोगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में हमने जैसा लास्ट देखा था कि क्वाड्रेटिक की डिग्री तो होती है 2, तो उसके आंसर भी आते हैं 2। क्लियर बात है ना ये? बाय क्वाड्रेटिक में 4 आता है, वो आपको नहीं पढ़ना। क्यूबिक फिलहाल के लिए आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ फोकस करना है एक बार के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। देखो वापस देख लो इक्वेशन का फॉर्मूला, इसकी डिग्री, इसके फैक्टर्स। चलो वापस क्वाड्रेटिक को डिस्कस करते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब भी हम बात करेंगे तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। किसी भी इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी से उसकी इक्वेशन को हम जनरलाइज्ड या ठीक तरीके से लिखना सीख पाएंगे। तो अगर मैंने इसका जनरल फॉर्मूला बोला और इसकी एक इक्वेशन लिखी 2x² + 3x + 4 अगेन, या -4 कर देते हैं, तो अगर मैंने आपसे पूछा a की वैल्यू क्या है तो आप x² का कोएफिशिएंट उस केस में बताओगे। कोएफिशिएंट कांस्टेंट हमने स्टार्टिंग में समझे। नेक्स्ट मैंने बोला b की वैल्यू क्या है, तो आप उसमें हमेशा x का कोएफिशिएंट बताएंगे, एंड आप c में हमेशा
आप सी में हमेशा अपना कांस्टेंट क्या है वो बताएंगे। तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 था, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 3 था, एंड यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या था, माइनस का 4। ठीक है, सो मत जाना, क्वेश्चन करने वाले हम। ठीक है, आपकी जनरल इक्वेशन समझ आ गई, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपके ABC है जो कि हमने कोएफिशिएंट कांस्टेंट क्या होते हैं उसके हिसाब से डिस्कस कर लिए। अगर ये आगे पीछे होते हैं तो आपको पहले इस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, देन आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। अच्छा, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस अल्फा एंड बीटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो है वो 2 होती है। आपने कितनी बार सुन लिया, अब तो याद हो गया होगा। और इसके जीरोस या फैक्टर्स भी 2 आते हैं शायद। तो जो उन फैक्टर्स का नाम है वो अल्फा और बीटा। आपका ये अल्फा बीटा सोच के तो डर जाएंगे कि इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट हमारे कैसे आ गया अल्फा बीटा 10th क्लास में। तो ये अल्फा बीटा कोई इतनी मेजर चीज नहीं है, सिर्फ ये नाम है, उन जीरोस के नाम है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और इन अल्फा बीटा में 2 रिलेशनशिप भी होते हैं। हाँ, रिलेशनशिप वो वाले नहीं, रिलेशनशिप ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अल्फा प्लस बीटा का पहला रिलेशनशिप, देखो 2 आंसर आएंगे ना तो 2 ही रिलेशनशिप है। अगर 3 आंसर आते हैं 3 रिलेशनशिप बन जाते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप मैथ्स के। ठीक है, पहला आता है सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं वो हम क्वेश्चन करते हैं, टाइम सीखेंगे। बी और ए की वैल्यू कहां से आएगी, वो यहां से आएगी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा जो कि बराबर होता है सी अपॉन ए। तो अगर आपका जीरो अल्फा प्लस बीटा आता है और आपको उसको मैच कराना है, यानी आपका एलएचएस आरएचएस बराबर आए थे, यानी आपकी इक्वेशन और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आपके जीरोस ठीक है। ठीक है, ये उसके वेरिफिकेशन का तरीका होता है। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, तो जीरोस भी 2, ये उसका जनरल फॉर्मूला है। ये उस जीरोस का नाम है, पहले का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा। ठीक है, उनके बीच में होते हैं 2 रिलेशनशिप। पहला होता है सम ऑफ जीरोस, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। नाम से समझ आ रहा है, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का नाम अल्फा बीटा, सम कर दो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दो। किसके बराबर है, इनके बराबर है। ठीक है बात, चलो आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज पे। अभी भी आपको एक्सरसाइज में नहीं कराऊंगा, अभी भी आपको कुछ चीज है जो समझनी है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो, यहां तक तो हमने समझ लिया। जब भी आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखोगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखोगे, तो ग्राफ हमेशा या तो बनेगा ऐसे या फिर वो बनेगा इस तरीके से। इसे बोलते हैं पैराबोला, इसे भी बोलते हैं पैराबोला। ये नीचे की तरफ है तो ये बन जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला, ये ऊपर की तरफ है तो ये बन जाएगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये आपकी कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। ये आपकी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये तो हमें पता है, क्यों बता रहे हो, क्योंकि जितनी बार आपकी यह ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उसके उतने ही आंसर्स आ रहे हैं। देखो 2 ही तो आंसर आएंगे हमारे, तो यहां पे आ गया आपका अल्फा, यहां पे आपका आ जाएगा बीटा। क्लियर है बात? जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा वो दिखाता है हमारे इक्वेशन में कितने आंसर आ रहे हैं। तो 2 बार, अगर 3 बार टच करेगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। 4 बार टच करेगा बाय क्वाड्रेटिक का है। 1 बार ही करके रह गया जैसे यहां पे तो लीनियर का है, या ऐसे ही कट कर गया तो भी लीनियर का है। क्लियर है बात? तो ये तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट कि आपके ग्राफ कितनी बार, आपकी इक्वेशन की लाइन आपके ग्राफ को की लाइन को कितनी बार टच कर रही है, आपके एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। नाउ एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, अब चलो फाइनली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2.2 में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप।
आपको इनके रिलेशनशिप को भाई वेरीफाई भी तो करना है, भाई रिलेशनशिप सच्चा है या ऐसे ही है, तो उसको चेक करना है हमारे को, पहले उसको ढूंढना भी पड़ेगा उसके लिए। तो उसको ढूंढने के लिए आपने हमेशा साइड में स्टार्टिंग में लिख ली इसका जनरल फॉर्मूला, जो कि होता है ax² + bx + c = 0। जैसे ही आपने इसका जनरल फॉर्मूला लिख लिया, अब आप इसको इससे कंपेयर करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही मैंने कंपेयर करा तो मैंने बोला ठीक है यार, a की वैल्यू तो मुझे समझ आ गई 1, b की वैल्यू मुझे समझ आ गई -2, c की वैल्यू मुझे समझ आ गई -8। ABC लिख दिया कंपेयर करके। माइनस के साइन का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस का साइन भूल गए तो गलती हो गई। ABC पता लग गए, अब तो हमारा और भी ज्यादा इजी हो गया क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट है जो आपके आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा, आपने 9th और 8th क्लास में पढ़ा है, विच इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, MTS। व्हाट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं किस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। आप सबसे पहले a की वैल्यू को उठाओ, फिर आप b की वैल्यू को उठाओ, a को आप c से मल्टीप्लाई करो, a को c से मल्टीप्लाई करो, क्या आया आपका मल्टीप्लाई करके? आपने देखा a1 है, c आपका -8 है, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? -8। ठीक है, यहां तक बात सही है। पहला स्टेप, a को किससे मल्टीप्लाई करना है? c से। a को c से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? -8। -8 को आप दो हिस्सों में तोड़ो। किन दो हिस्सों में? ऐसे दो हिस्सों में कि जब आप उन दो हिस्सों को ऐड करो तो आपका बीच वाला टर्म आ जाए। a और c को मल्टीप्लाई करो और फिर उनको दो हिस्सों में तोड़ो। ऐसे दो हिस्से जब मल्टीप्लाई करें तो वही -8 जुड़ जाए, मतलब मल्टीप्लाई करने पे वापस -8 दे दे, ऐड करने पे -2 दे दे। तो मैंने कहा यार टेबल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आया, आपने बोला 1 की टेबल में 8 आता है, मैंने किसी पे भी माइनस का साइन लगा दिया। 1 × 8, 1 8 = 8। बट क्या ये ऐड करके आपको दे सकता है क्या -2? क्या ये सब्ट्रैक्ट करके आपको -2 दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो चलो अगले फैक्टर पे। 2 की टेबल में भी 8 आता है, कितनी टाइम्स आता है? 4 टाइम्स। अच्छा, क्या ये -8 दे सकता है मल्टीप्लाई करके? दे सकता है। आप किस पे साइन लगाओ माइनस का? किसी पे भी लगा दो। चलो अभी लगाएंगे। क्या ये सब्ट्रैक्ट या ऐड करके -2 दे सकता है क्या? हाँ दे सकता है, जब मैं बड़े वाले नंबर पे माइनस का साइन लगाऊंगा। 4 -2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके -8 आ जाएगा। तो आपका ये फैक्टर का पेयर सही है। समझ आ रही है बात? वापस एक बार चलो, आपको क्या करना है? a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके तोड़ना है। इस तरीके से तोड़ना है कि जब हम उन नंबर्स को ऐड करें तो वो मिडिल टर्म के बराबर दे दे, यानी b के बराबर वैल्यू दे दे, और मल्टीप्लाई करें तो आपको वही -8 दे दे। अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे पहली टर्म और आखिरी टर्म को तो एज इट इज लिख दो, क्योंकि हम कर ही रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो हमें तो मिडिल टर्म को तोड़ना है। तो मिडिल टर्म को हमने किस किस में तोड़ा? 2 और -4 में। 2 मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 2 है, और वो किस वेरिएबल के साथ लग रहा है? x के साथ, तो उसी के साथ लगाएंगे। x² + 2x - 4x = में 0। शुरू के दोनों नंबर देखे तो दोनों नंबर में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, हमने देखा दोनों में x आ रहा है, x बाहर निकाल लो। यहां पे कितने x थे? x² का मतलब 2x, कितने x बाहर निकल गए? 1 x बाहर निकला, कितना अंदर बचा? 1 बचा, +2, क्योंकि ये x तो बाहर चला गया ना, कॉमन आ गया। दोनों सबसे बड़ी किस टेबल में आते हैं? 4 की टेबल में आते हैं। मैंने तो -4 लिख दिया। क्यों लिखा -4? क्योंकि अब इससे देखना क्या बनेगा आपका ब्रैकेट, x, क्योंकि 4 बाहर चला गया। कितनी बार आता है 4 की टेबल में? 2 टाइम्स। मैंने तो साइन ही पलट दिए, यहाँ तो -8 था, कॉमन लेने के बाद 2 बच गया। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस के नंबर से कॉमन लिया है। माइनस के नंबर से कॉमन क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आने चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आते तो क्या? अगर ब्रैकेट सेम नहीं आते तो आपने क्वेश्चन करने में कुछ ना कुछ गलती करी है। अगर आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते टाइम ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो आपने क्वेश्चन करने में कोई गलती करी है, उस गलती को करेक्ट करो, फिर आप अपनी स्प्लिटिंग आगे कंटिन्यू करो। तो अगर आ गए सेम,
आ गए ना इस केस में। तो इन दोनों को हम एक ब्रैकेट ही बना देते हैं, क्यों दो दो बार लिखना, कॉमन ले लो वापस से। इसको हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, x इधर का -4 इधर का। ये तो आपने शायद 9th में भी सीखा हुआ है, नहीं आता वीडियो पॉज करो, वापस देखो, फिर समझो, फिर आगे फिर वापस स्प्लिटिंग स्टार्ट करना। x + 2 को 0 के बराबर लिखा तो x की वैल्यू आई -2, x - 4 को 0 के बराबर लिखा, -4 उधर चला गया तो आ गया +4। यही तो आपका अल्फा है, यही तो आपका बीटा है, बस यही है, इतना इजी। तो यहाँ इतना इजी है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ है क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप। अरे आपने जीरोस तो निकाल दिए, अब उसका रिलेशनशिप सच्चा है झूठा है वो तो बताओ। तो उसको निकालने के लिए चलो हम इसके रिलेशनशिप निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, भाई हम तो रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। रिलेशनशिप में पहला रिलेशनशिप आपने क्या याद किया था, जल्दी बोलो। पहला रिलेशनशिप क्या था, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू -b/a। अल्फा की वैल्यू तो आपने निकाल दी ऑलरेडी, अल्फा की वैल्यू निकाल दी, क्या है -2। बीटा की वैल्यू क्या है +4। इतना इजी है, सिर्फ वैल्यू डालनी है। बी की वैल्यू कहां से लाऊं, बी की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू है ना, तो बी की वैल्यू -2, या तो -b लिखा है तो कोई बात नहीं, एक और माइनस का साइन लगा दो। देखो एक गलती बताया तो, मोस्ट कॉमन गलती जो हम लोग करते हैं, हम b की वैल्यू -2 देख के सिर्फ उसको उठा के लेके आ जाते हैं। हम फॉर्मूले में माइनस के साइन का ध्यान नहीं रखते, उस फॉर्मूले में भी माइनस का साइन है तो उसका भी ध्यान रखना है। a की वैल्यू क्या है 1, 4 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इधर भी क्या बचेगा 2। देखो LHS RHS आ गए बराबर, आ गए तो हो गया वेरीफाई। कितना आसान है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा C/A। अब इसमें माइनस का साइन नहीं है, अल्फा -2, बीटा इंटू +4, -2 इंटू 4, C की वैल्यू -8 अपॉन में 1, 4 2 ज़ा 8, माइनस का साइन आगे लगेगा क्योंकि यहाँ पे -2 है, -8। क्या LHS RHS आ गए बराबर, अगर बराबर आ गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी आपने देखो पहला रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दिया बराबर लाके, दूसरा भी कर दिया। कितना आसान था। तो आपने जो भी पढ़ा है उसको सबसे पहले रिकॉल करो, उसको रिवाइज करो। स्प्लिटिंग नहीं आती तो स्प्लिटिंग को वापस समझो, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको वापस समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक।